हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और कमीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जब आप फाइनल रिवीजन करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 120+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम को अब 5 दिन बच गए हैं। शनिवार को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है HPU द्वारा 1 जुलाई 2023 को। तो अब 5 दिनों में हम कल से रिवीजन सीरीज़ हर सेक्शंस की अब हम कल से रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे। तो वो वीडियोज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि उन वीडियो में हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, उन अब हम सभी को अब रिवीजन सीरीज़ में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपने वो वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। करंट अफेयर के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है HPU एंट्रांस के लिए, वो भी आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कमीशन कमेटियाँ जो शिक्षा से संबंधित है। बात करेंगे हम आज़ादी से पहले की जो कमेटियाँ और कमीशन थे उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये आपने याद रखना है। लॉर्ड मैकॉले जो था, लॉर्ड मैकॉले ने, आपने याद रखना भी, अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम शिक्षा एजुकेशन के भी काफ़ी समर्थक थे। ये भी आपने याद रखना है। मैकॉले ने कहा था कि जनसाधारण को, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि जनसाधारण को शिक्षित करना जो है वो असंभव है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करना संभव है जो रंग, रूप और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो, और वे शिक्षा धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचानी है। ये जो स्टेटमेंट थी, ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कौन अंग्रेजी शिक्षा के काफ़ी समर्थक थे। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के काफ़ी समर्थक थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच जो था वो किस वर्ष में आया था? 1854 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच के जो मुख्य सिफारिशें थी, वे क्या थी? उनकी सिफारिशें थी कि भारतीयों की बौद्धिक उचितता और नैतिकता आचरण को ऊंचा उठाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके साथ उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी बनाना है। ये भी उनकी सिफारिश थी कि इसके साथ साथ उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी बनाना है। ये 1854 के वुड डिस्पैच में कहा गया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह वुड डिस्पैच में आदेश पत्र में अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया था। टीचर ट्रेनिंग पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। मुसलमानों को अधिक शिक्षा द्वारा ग्रहण करने के लिए उत्साहित किया जाए, ये उनकी सिफारिश थी वुड डिस्पैच की। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आपने याद रखना है भारतीय एजुकेशन का, इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा जो है वो किसे कहा जाता है? वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हंटर आयोग के बारे में, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपने याद रखना है, हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष में आया था? 1882 में आया था। इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था, और इस आयोग को मुख्यतः हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग में 20 सदस्य थे। ये आपने याद रखना है, कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। उनमें से कुछ भारतीय थे, जैसे कौन कौन भारतीय थे? जैसे सैयद महमूद, हाजी गुलाम, आनंद मोहन वसी, पी रंगानंद मुदालियर, महाराजा जितेंद्र मोहन,
टैगोर, भूदेव मुखर्जी, केटी तैलंग, वीएल राइस और डॉक्टर मिलेर। ये जो थे वो भारतीय सदस्य थे इस आयोग के, ये आपने याद रखना है। और इस आयोग के जो उद्देश्य थे वे क्या थे? हंटर आयोग की नियुक्ति मुख्यतः 1854 से लेकर भारत में शिक्षा प्रगति का पुनरावलोकन करना तथा सुधार के सुझाव देना था। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो हंटर आयोग को, हंटर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1882 में ये आया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गोखले बिल के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल आपको पता है वर्ष 1911 में आया था। गोखले बिल का जो प्रस्ताव था, इसे गोखले का प्रस्ताव भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा था। अब इस प्रस्ताव के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वे क्या थे? गोखले बिल के जो मुख्य प्रस्ताव थे वे क्या क्या थे, इनको हम जान लेते हैं थोड़ा। 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा का व्यय प्रांतीय सरकार और स्थानीय निकायों को 2:1 के अनुपात में वहन करना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए, प्रबंधन और निरीक्षण के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाए। ये आपके गोखले प्रस्ताव की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, सिफारिशें थी इनकी। गोखले प्रस्ताव या इसे गोखले बिल कहा जाए। उसके बाद बात करते हैं स्टेनली डिस्पैच के बारे में। स्टेनली डिस्पैच आपको पता है, स्टेनली डिस्पैच जो था ये 1859 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेनली डिस्पैच जो था वो किस वर्ष में आया था? 1859 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन है प्रीवियस 2 से थी पिछले लास्ट के 2 ईयर्स में 2 या 3 जो इंट्रांस हुए हैं HPUBED इंट्रांस में, वहाँ से इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसको वर्ष किस वर्ष में आया था? ये 1902 में आया था, ये आपने याद रखना है। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन द्वारा 27 जनवरी 1902 को नियुक्त किया गया था, ताकि वे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और सुधार के सुझाव दे। 2 भारतीयों, गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्राम को आयोग में शामिल किया गया था। और आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वे क्या थी, इसको जान लेते हैं। कि कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाए। वर्तमान विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और तथा पंजाब को शिक्षा संस्थाओं के रूप में पुनर्गठित किया जाए। BA का कोर्स 3 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए और इंटरमीडिएट को हटा दिया जाए। ये इनकी कुछ सिफारिशें थी किसकी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की, ये आपने याद रखना है। आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिए एक प्रबंधक समिति होनी चाहिए और विश्वविद्यालय सीनेट में अध्यापकों तथा प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये आपने याद रखना है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था वो किस वर्ष आया था? 1902 में आया था। इसकी जो नियुक्ति थी वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 27 जनवरी 1902 को इसकी नियुक्ति की गई थी। ये आपने याद रखना है, 27 जनवरी 1902 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस वर्ष में आया था? ये वर्ष 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में आया था। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है 14 सितंबर 1917 को, ये आपने याद रखना है। डेट भी आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लेनी है। 14 सितंबर 1917 को 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार द्वारा लीड विश्वविद्यालय के उप कुलपति माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में की गई थी। और सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और प्रोफेसर राम से मयूर अन्य भारतीय सदस्य थे। और सैंडलर आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी क्या क्या थी? माध्यमिक शिक्षा में इनकी सिफारिशें थी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट स्तर के बाद मिलना चाहिए। अंग्रेजी और गणित विषय के सिवाय अन्य विषयों का माध्यम भारतीय भाषा हो, ये भी उनकी सिफारिश थी। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन में उनकी सिफारिशें क्या थी? कि विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण कम कठोर हो, ये भी उनकी सिफारिश थी। विविध पाठ्यक्रम कोर्सों के पढ़ने का प्रबंध किया जाना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में आयोग ने जो सुझाव दिए थे वे क्या दिए थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़
जाने के कारण उस भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में यूनिटरी विश्वविद्यालय खोलने की संस्तुति की थी। तो आपने बस इतना याद रखना है। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 14 सितंबर 1917 को हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सैंडलर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। उसके बाद हम बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। हार्टो कमेटी जो थी, हार्टो कमेटी किस वर्ष गठित हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हार्टो कमेटी आपको पता है वर्ष 1929 में। कब? 1929 में हार्टो कमेटी जो थी वो गठित हुई थी। उसके बाद बात करते हैं सप्रू कमेटी के बारे में। सप्रू कमेटी जो है, सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में गठित हुई थी। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्धा प्रस्ताव। महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा को उन्होंने बुनियादी शिक्षा पे काफ़ी बल दिया था। वर्ष 1937 में वर्धा प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था 1937 में। बेसिक एजुकेशन को इन्होंने काफ़ी बल दिया था, उसके काफ़ी वो समर्थक थे। ये भी आपने याद रखना है। किस वर्ष में आया था? वर्ष 1937 में आया था। उसके बाद बात करते हैं एबट वुड रिपोर्ट के बारे में। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1937 में आई थी। ये भी आपने याद रखना है। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो किस वर्ष में आई थी? वो 1937 में आई थी। इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1935 के में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। 2 विशेषज्ञ एक्ट और वुड को व्यावसायिक शिक्षा की समस्या पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया गया था। एबट तकनीकी शिक्षा पर प्रतिवेदन का परामर्शदाता था और वुड जो था वो सामान्य शिक्षा पर। उन्होंने जून 1937 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उनके पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की यात्रा के अनुभवों पर आधारित थी। इसके परिणाम स्वरूप 1944 में अखिल भारतीय तकनीकी परिषद पर अस्तित्व में आई थी। आपने याद रखना है। तो एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1937 में आई थी। बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। सार्जेंट रिपोर्ट वर्ष 1944 में आई थी। भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम पड़ा था। ये 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सूत्रबद्ध की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो सर जोगेंद्र सिंह थे। इसमें 22 सदस्य थे और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं पर समग्र रूप से विचार करने का था। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमीशंस और कमेटियां जो आई थी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आज़ादी से पहले जो कमीशंस और कमेटियाँ थी उनके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की। तो सबसे पहले आपको पता है ताराचंद कमेटी जो थी, ताराचंद कमेटी किस वर्ष में आई थी? वर्ष 1948 में आई थी। ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1948 में आया था। इसको हम डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 6 दिसंबर 1948 को, ये आपने डेट भी याद रखनी है, 6 दिसंबर 1948 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। और इसके 10 सदस्य थे, ये आपने याद रखना है। कौन कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ऑर्थर, डॉक्टर सर जेम्स, मेघनाथ शाह, कर्म नारायण बहल, डॉक्टर जॉन के टिकरेट, श्री एन के सिद्धार्था जो थे वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? ये राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मुदालिर आयोग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1952 में आया था। 23 सितंबर 1952 को, ये आपने डेट भी याद रखनी है, 23 सितंबर 1952 को, 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उपकुलपति थे वे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की
नियुक्ति की थी। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर A.N. बसु, डॉक्टर चारी, श्रीमती हंसा मेहता, प्रोफेसर जॉब क्रिस्टी, डॉक्टर कैनेथ रॉस विलियम्स और श्री K.G. सैयदीन आयोग के सदस्य थे। ये आपने बस शॉर्ट फॉर्म में इतना याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसके जो चेयरमैन थे, किसके अध्यक्ष में ये गठित की गई थी? तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करते हैं दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के बारे में। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी वो 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था। श्री प्रकाश कमेटी जो थी वो वर्ष 1959 से में आई थी और 1986 में रिपोर्ट सबमिट की थी। इन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था। हंसा मेहता कमेटी जो थी वो कब आई थी? 1961-62 में आई थी। कोठारी कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन से जो है वो 101% हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 जुलाई 1964 को, ये आपने डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 1964 को। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर D.S. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी और आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कब की थी? ये भी आपको बताना चाहिए। 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। ये आपने याद रखना है। 14 जुलाई 1964 को इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, नियुक्ति हुई थी और 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। MCQs है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो वर्ष 1904 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में से समाविष्ट करने हेतु किया गया था। तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को, एजुकेशन को करेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। किस वर्ष में हुआ था? 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वे क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता है इसके जो मुख्य उद्देश्य थे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जो मुख्य उद्देश्य थे वे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना था। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना था। सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना था। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था इसके ये मुख्य उद्देश्य थे। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किस वर्ष में आया था। ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किस वर्ष में आया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद बात करते हैं डैश का विकास प्रोएबल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। तो किंडरगार्टन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं NCF जिसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये वर्ष 2005 में लागू होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था? तो आपको पता है ये विक्रमशिला था। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA कब शुरू किया गया था? ये वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो ये A.N. पठान कमेटी ने। किसने? A.N. पठान कमेटी ने भारत में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश की थी। उसके बाद बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मदरसे आधार रहे थे, किसके रहे थे? तो ये उच्च शिक्षण के, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैकॉले प्रारूप, मैकॉले मेथड किस वर्ष में लिखा था? तो ये वर्ष 1835 में लिखा गया था। आपको पता है लॉर्ड मैकॉले जो थे वो इंग्लिश
एजुकेशन के, इंग्लिश एजुकेशन के भी काफ़ी समर्थक थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपने मिलान करना है यहाँ पे। तो सैंडलर आयोग जो था, ये सैंडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 1910 में नहीं हुई थी, ये आपको पता है। बाकी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो 1904 में था। हंटर आयोग 1882 में आया था। बुनियादी शिक्षा में 1937 में आई थी। बर्दर स्कीम आपको पता है, महात्मा गांधी जी इसके काफ़ी समर्थक थे बेसिक एजुकेशन के। सैंडलर आयोग जो था वो किस वर्ष आया था, ये 1910 में नहीं आया था, आपको पता है। सैंडलर जो आयोग था वो वर्ष 1917 में आया था, ये आपने याद रखना है। तो इसका आपने राइट कर लेना है, सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में गठित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं किस अस्पताल श्रृंखला में ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया है, तो आपको पता है फोर्टीज़, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का जो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था वो आपका तक्षशिला है, पाकिस्तान में है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1947 तक भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, 21 थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की है, तो डॉक्टर वी.सी. रॉय, ये बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बात करते हैं, भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जामिया मालिया यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड की थी जामिया मालिया यूनिवर्सिटी जो थी, वो आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रेजेंट में कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है, हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, चाहे वह जीके में पूछा जाए या इसमें पूछा जाए। उसके बाद बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की बरदा योजना को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था, भी हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था, वो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अल अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर इज लोकेटेड है, तो अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर है, कहाँ पर है, ये आपका कायरो में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और कमीशंस को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, जो मैंने आपको आगामी HBUB एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि फाइनल रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, कल से अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम को 5 दिन बच गए हैं, 4 से 5 दिन बच गए हैं। अब हम कल से रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहे हैं, हर सेक्शन की, हर सब्जेक्ट की जो भी आपको आएंगे, जैसे HPG के हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की अब हम रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे। जितना भी हमने वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, अब उनका फाइनल रिवीजन करने का टाइम जो है वो अब आ गया है। तो आपने वो वीडियोज़ मिस नहीं करनी है, और ये प्रीवियस वीडियोज़ भी आपने देख लेनी है। जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ऊपर, HPG के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी वीडियोज़ आपने एक बार देख लेनी है। उसके बाद हम एक फाइनल रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, ये आपने तो वीडियोज़ वो देख लेनी है। करंट अफेयर के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।